हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो साउंड है वो प्रोड्यूस्ड होती है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस्ड होती है और साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। इन सारी बातों के बारे में हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं हाउ वी हियर, हम कैसे सुन पाते हैं। अब हमने ये तो बोल दिया कि हम कैसे बोल पाते हैं, कैसे कि जब हमारा जो थ्रॉट है उसके अंदर जो बम्प ओवर है स्वेलो के टाइम वाइब्रेट होता है तो जिस तरीके से हमारी साउंड निकलती है। अब बात करते हैं कि इस तरीके से हम सुन पाते हैं। अब वो सुनने वाला जो ऑर्गन हमारा होता है उसको ईयर बोलते हैं। तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के बारे में डिस्कस करते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड पिन्ना। जो हमारे ईयर का ये आउटर पार्ट होता है बिल्कुल ऐसे कैनाल की तरह बना हुआ, इसको हम पिन्ना बोलते हैं। इट इज लाइक ए फनल। ये किसकी तरह होता है, जैसे एक फनल होती है ना जिसमें से हम ऑयल वगैरह डालते हैं, तो किसकी तरह बना हुआ है, एक फनल की तरह बना हुआ है। तो द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड पिन्ना। इट इज लाइक ए फनल, किसकी तरह, फनल की तरह। व्हेन साउंड एंटर्स इट, जब ये क्या करता है, जो हमारा ये कैनाल बना हुआ है ना, ये हमारे चारों तरफ की साउंड को इकट्ठा करके लेके आता है। जो हमारे चारों तरफ जैसी जिस चीज की साउंड हमें सुनाई देती है उस सारी साउंड को इकट्ठा करके लेके आता है। द साउंड एंटर्स इट, जब साउंड इसके अंदर एंटर करती है, इट ट्रेवल्स डाउन ए कैनाल, ये इस कैनाल से क्या करती है, डाउन जाती है। एट द एंड ऑफ विच देयर इज ए थिन स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। हमारा जो ये कैनाल होता है ये क्या करता है, सारी साउंड को इकट्ठा करता है और इसके थ्रू, एक कैनाल के थ्रू डाउन जाता है, अंदर की तरफ जाता है। अंदर जाके टकराता है ये एक मेम्ब्रेन के साथ, जो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होती है। इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम, जिसको ईयर ड्रम बोला जाता है। ईयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रेस्ड रबर शीट। जो अंदर एक ईयर ड्रम होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा मटके के ऊपर जो रबड़ बांध के हम क्या करते हैं, उसको बजाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे ईयर के अंदर भी एक रबड़ शीट की तरह एक मेम्ब्रेन फिक्स्ड होता है जिसको ईयर ड्रम बोला जाता है। जब हम बोलते हैं ना कि कान का पर्दा फट गया, तो वो पर्दा ही हमारा ईयर ड्रम होता है। उसके बाद हम नहीं सुन पाएंगे अगर वो फट जाता है। ईयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रेस्ड रबर शीट, एक रबड़ की शीट की तरह होता है जो वाइब्रेट करता है, जिसके बाद हम साउंड सुन पाते हैं। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जो साउंड उसके अंदर एंटर करती है वो उससे स्ट्राइक करती है, उसको प्रेशराइज करती है। प्रेशराइज करने के बाद वो ईयर ड्रम वाइब्रेट होना शुरू होता है। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। तो वो ईयर ड्रम जो होता है हमारे इनर पार्ट को, ये तो हमारा जो पोर्शन होता है ये आउटर ईयर होता है और जो यहाँ पे फिक्स होता है उसको इनर ईयर बोलते हैं। तो जो ये ईयर ड्रम यहाँ फिक्स होगा, ये इस इनर ईयर तक सारी क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। उसके बाद द ईयर ड्रम सेंड करता है सारी वाइब्रेशंस को इनर ईयर तक। सिग्नल गोज टू ब्रेन, और वो सिग्नल उसी सेकंड ब्रेन तक पहुंच जाते हैं जिस टाइम हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो साउंड किस चीज की है। दैट इज वी हियर। इस तरीके से हम सुन पाते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे। द आउटर पार्ट इज कॉल्ड पिन्ना। आउटर पार्ट को पिन्ना बोलते हैं। इट इज लाइक ए फनल, ये एक फनल की तरह होता है। When sound enters it into, जब साउंड इसके अंदर एंटर करती है तो वहां अंदर अप एक कैनाल में डाउन जाती है। जब आगे जाके एक रबड़ शीट की तरह एक ईयर ड्रम होता है उसके ऊपर स्ट्राइक करती है और वो ईयर ड्रम उसकी वाइब्रेशंस को, ईयर ड्रम क्या होगा, वाइब्रेट होगा। जब कोई भी चीज उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, स्ट्राइक किसने किया, जो भी हमारी साउंड थी उसके जो पार्टिकल्स थे, जो साउंड ने एंटर किया था, या वो बर्ड की है या वो व्हीकल्स की है, किसी भी चीज की, तो उसने उसको वाइब्रेट किया। वाइब्रेट करने के बाद वो क्या हो गया, उसने अपने सारे सिग्नल्स इनर ईयर को दे दिए और इनर ईयर ने सारे सिग्नल्स ब्रेन को दे दिए, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। तो ये था आपका सारा पार्ट कि किस तरह से जो ह्यूमंस होते हैं वो सुन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3-4 छोटी छोटी जो टर्म्स होती हैं जो यूज होती है इनके अंदर, उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट हमारा इसके अंदर आता है ऑसिलेशंस।
ऑसिलेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेशन? हमने पढ़ा टू एंड फ्रो इज कॉल्ड वाइब्रेशन, to and fro is called vibration, and this type of vibrations are called oscillation motion. मैंने बोला टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन। अप एंड डाउन जब तुम किसी गिटार को लेके उसकी एक वायर को इस तरीके से करते हैं तो वो अप एंड डाउन जाती है, या पेंडुलम क्या करता है, टू एंड फ्रो जाता है, तो इस तरीके को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन मोशन बोलेंगे। द नंबर ऑफ सच वाइब्रेशंस इज कॉल्ड ऑसिलेशन मोशन। तो इनको क्या बोलेंगे हम, ऑसिलेशन मोशन बोलेंगे। तो यहां हम लिखेंगे टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो इज कॉल्ड वाइब्रेशन, is called vibration, and this type of vibrations is oscillatory motion. This type of vibrations is called oscillatory motion. इस तरीके की वाइब्रेशंस को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशंस बोलेंगे। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ इसके बाद, जो आपकी टेक्स्ट बुक में तो नहीं है। जो साउंड होती है वो एक वेव की तरह क्या करती है, ट्रैवल करती है। ट्रैवल करती है इस तरीके से, ट्रैवल किया उसने। जो ये अपर पोर्शन होता है, अपर हाफ, इस अपर हाफ को हम बोलते हैं क्रेस्ट, और इस लोअर हाफ को हम बोलते हैं ट्रफ। तो जब वन क्रेस्ट और वन ट्रफ कंप्लीट हो जाता है तो हमारी एक वेव कंप्लीट हो जाती है। तो जो वेव होती है वो किस तरीके से मूव करती है, वेव हमारी एक साउंड हमारी एक वेव की तरह मूव करती है, और जब इसका एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ एक वेव भी कंप्लीट हो जाती है। सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, जब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, मैंने बोला ऊपर और नीचे जाता है ना, मूव अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एक सेकंड में कंप्लीट होते हैं, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है उनको। तो यहाँ आप डेफिनेशन देख ले पहले, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट in 1 सेकेंड या पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उनको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। एंड द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, HERTZ। जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हर्ट्ज बोला जाता है, HZ इसका सिंबल होता है। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मैंने क्या बताया, वाइब्रेशंस आर कॉल्ड ऑसिलेशन, एंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट जब पर सेकेंड में होंगे इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड, जैसे हम बोलते हैं एम्पलीफायर, साउंड को क्या करता है, हाई एंड लो करता है। तो द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस दैट ए वेव, जो ये वेव ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कवर करती है, अगर मान लिया ये वेव यहां तक गई है तो इसका जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा, स्पेशली ये साउंड वेव्स के अंदर होता है, मूव्स अप एंड डाउन। यही जो वेव की जो ग्रेटेस्ट हाइट होती है अप एंड डाउन की, अब जब आप अपने स्पीकर्स के अंदर साउंड को तेज कर देते हैं, हाई वॉल्यूम में कर देते हैं, तो ये उतनी ही ज्यादा बड़ी बन जाती है। तो जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इस वेव ने कवर किया टू मूव अप एंड डाउन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, वो आपका एम्पलीट्यूड होगा। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ वेव, किसी एक वेव का जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होता है, स्पेशली साउंड वेव्स मूव्स अप एंड डाउन, मूव्स अप एंड डाउन is called amplitude, is called
एम्पलीट्यूड, तो उसको क्या बोला जाएगा, एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा एक वेव का, एक वेव कब कंप्लीट होती है, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ तक वो कंप्लीट होती है। तो ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। सेकेंड थिंग आती है इसके अंदर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड क्या हो गया, इन पर यूनिट टाइम, जब आपकी कोई एक वेव, व्हेन वन वेव इज कंप्लीट इन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर जब वेव कंप्लीट होती है तो वो आपका टाइम पीरियड होता है। कितने टाइम में एक वेव कंप्लीट हुई, कितना टाइम लगा एक वेव को कंप्लीट होने में, ये आपका क्या हो जाएगा, एक वेव मतलब वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, वो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितने ऑसिलेशंस हुए, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है पर सेकंड के अंदर। एक सेकंड के अंदर, क्योंकि जो टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेकंड होती है, एक सेकंड के अंदर कितने आपके ऑसिलेशंस कंप्लीट हुए, वो आपका फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये आपकी क्या थी, बेसिक सी टर्म्स थी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा, जैसे वुमेन्स की जो साउंड होती है वो बहुत क्या होती है, शार्प होती है, बजाय किसके, चाइल्ड के और मैन के, उनका सबका जो साउंड का होता है वो डिफरेंट होता है, सबकी साउंड डिफरेंट टाइप्स की होती है। मैंस की जो साउंड होती है वो बड़ी हैवी होती है, लेकिन जो वुमेन्स की होती है वो बहुत शार्प होती है। इसका रीजन क्या है कि जो वुमेन्स होती है उनकी जो पिच होती है, पिच किसको बोलते हैं, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पिच को डिटरमाइंस करती है ऑफ ए साउंड, किसी भी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पिच को डिटरमाइन करती है। तो यहां आप लिख सकते हैं द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच, डिटरमाइन करती है किसको, पिच को डिटरमाइन करती है। तो इसी तरीके से हम कंपैरिजन बता सकते हैं इजिली कि जो वुमेन है, मैन है और जो चाइल्ड होते हैं उन सब की जो साउंड होती है वो डिफरेंट होती है, एक बेबी की अलग होती है, एक अडल्ट की अलग होती है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, कितनी जो हर्ट्ज, मैंने बोला फ्रीक्वेंसी हम जो सुन पाते हैं किस तरीके से, उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, किस रेंज तक हम सुन पाते हैं। अब बात करते हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल की। ऑडिबल रेंज, ह्यूमंस की जो ऑडिबल रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज, हर्ट्ज इज ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक जो ह्यूमंस होते हैं वो सुन पाते हैं। लेस देन 20 अगर कोई चीज होगी तो वो नहीं सुन पाएंगे, या ग्रेटर देन क्या हो जाएगी 20,000, लेस देन ये वाली जो साउंड है हम नहीं सुन पाएंगे। लेस देन 20 हर्ट्ज इज इनऑडिबल फॉर ह्यूमंस एंड ग्रेटर देन 20,000 इज इनऑडिबल टू ह्यूमंस। अब जैसे जो बैट होता है, बैट जो होता है उसकी जो साउंड होती है वो अल्ट्रासोनिक होती है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स डालता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो साउंड को सुन पाता है। अब अगर जो साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड होंगी लेस देन 20 हर्ट्ज एंड ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। इससे 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आपकी अल्ट्रासोनिक होती है। अल्ट्रासोनिक जिस तरीके से, जैसे हम शिप्स के नीचे एक डिवाइस होती है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये डिवाइस फिट कर देते हैं क्योंकि वहां जो साउंड होती है वो अल्ट्रासोनिक होती है, हम उसको नहीं सुन पाते, तो वो डिवाइस सारी साउंड को कलेक्ट करती है और हमारे तक भेजती है। अब जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बेबी होता है उस टाइम हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती है वही हमें उसकी साउंड को सुनने में हेल्प करती है। सो ह्यूमंस की जो ऑडिबल रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है। लेस देन 20 इज इनऑडिबल एंड ग्रेटर देन 20,000 इज ऑल्सो इनऑडिबल रेंज एंड आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक रेंज। इनको अल्ट्रासोनिक रेंज बोलते हैं, जो एक किसी न किसी डिवाइस के थ्रू हम सुन पाते हैं।
इकोकार्डियोग्राफी होती है, जो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम हॉस्पिटल्स के अंदर यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुनने के लिए यूज करते हैं कि हमारे हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, हमारे स्टमक में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वेव्स जो होती हैं उनको पास करा के हम उनकी साउंड को सुन पाते हैं। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज, नॉइज क्या होता है? जो प्लीजेंट साउंड होगी, प्लीजेंट इज कॉल्ड नॉइज, प्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड, और जो हमारी नॉ प्लीजेंट यानी कि जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती, ऑब्वियस है अगर हम किसी चीज को ऐसे ही बजाएंगे तो वो हमें नॉइज प्रोड्यूस्ड होता दिखेगा, लेकिन जब हम एक कंटिन्यू एक ट्यून के साथ कोई चीज बजाते हैं तो वो हमें नॉइज यानी कि जो प्लीजेंट, जो हमारे ईयर्स को अच्छा लगने वाला साउंड होता है वो म्यूजिक, एंड जो अच्छा नहीं लगता, प्लीजेंट नहीं लगता, वो हमें उसको नॉइज बोला जाता है। अब नॉइज के पोल्यूशन किस तरीके से होता है? नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन आता है जब हम एक्सेस में किसी साउंड को, नॉइज पोल्यूशन जैसे आप लोगों ने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है कि जब एक्सेस में हमारी एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस, एक्स्ट्रा मिनरल्स, डस्ट, ये पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो एयर पोल्यूशन। तो इसी तरीके से जब एक्स्ट्रा नॉइज मिक्स हो जाती है, जैसे ट्रैफिक की जो नॉइज होती है, एक्स्ट्रा जितनी भी नॉइज हमारी मिक्स हो जाएगी वो हमारा नॉइज की पोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके जो हार्मफुल चीजें होती हैं नॉइज की, वो क्या होती हैं? हार्म किस लिए होता है? जो नॉइज है वो हार्म होता है, हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, लेक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें किस वजह से आती हैं? नॉइज पोल्यूशन की वजह से आती हैं। तो नॉइज पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा हार्मफुल है वो क्या है? हाइपरटेंशन होता है, एंजाइटी होता है, गुस्सा आता है, और उसके अलावा लेक ऑफ स्लीप हो जाती है। तो ये सारे हार्मफुल होते हैं। लिख देती हूँ यहाँ पे, लेक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन के अलावा एंजाइटी, ये सारी चीजें आती हैं जब नॉइज पोल्यूशन एक्सेस में हो जाता है। अंडरस्टूड। उसके बाद आता है हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। प्रिकॉशंस यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शनल एरिया होता है उससे अपने हाउस को थोड़ा सा दूर रखें। कंस्ट्रक्शन एरियाज के अंदर जो मशीन्स की साउंड होती है उसको, अब जैसे हम जनरेटर यूज करते हैं, कुछ जनरेटर्स बहुत साउंड प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे भी फिट होती हैं जो उनको साइलेंट रखती हैं। तो हमारी जो मशीन्स होती हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम घर में यूज करते हैं, मिक्सी, ये सारी चीजें, वॉशिंग मशीन, इन सब चीजों के अंदर जो साइलेंट डिवाइस यूज होती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस ना हो और नॉइज पोल्यूशन ना हो, क्योंकि वो अनप्लीजेंट साउंड होता है। जो नॉइज होता है ना वो अनप्लीजेंट साउंड होता है, जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, जिसको हम नॉइज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारी प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी एडवांस कंट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस प्रोड्यूस हो चुकी हैं जिसकी वजह से साउंड नहीं आती, जिसको साइलेंट बोला जाता है, साइलेंट जनरेटर बोलते हैं जिसको। तो इस वजह से जो नॉइज होता है, नॉइज और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? प्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक, अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता वो नॉइज होता है। जैसे हम एक्स्ट्रा में कोई भी चीज स्ट्राइक करते हैं तो नॉइज है, कोई ट्यून सुनते हैं तो वो हमारे लिए म्यूजिक होता है। हार्मफुल पता चल गया क्यों है? हाइपरटेंशन का काम करता है, लेक ऑफ स्लीप करता है, एंजाइटी करता है, और उसके अलावा नॉइज पोल्यूशन होता है जब एक्सेस के अंदर बहुत सारी साउंड्स मिक्स हो जाती हैं एक्सेस क्वांटिटी के अंदर, तो वो नॉइज पोल्यूशन होता है। उसके अलावा प्रिकॉशंस क्या क्या करने चाहिए? मैं ऐसी डिवाइस यूज करनी चाहिए जिनके अंदर से साउंड ना आए। कंस्ट्रक्शन एरिया के पास जहां कंटिन्यू कोई भी वर्क चलता है, इंडस्ट्रीज के पास हमारे हाउसेज नहीं होने चाहिए, वहां से हमें शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से हमें साउंड के बारे में पता चला, साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई, ह्यूमन कैसे उसको सुन पाते हैं, कैसे ह्यूमंस साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं, किस तरीके से हमारे ये वर्क करते हैं। अंडरस्टूड? सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड सी यू अगेन।